सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना रचित जी बोल रहे थे। यहाँ दोस्तों, प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं जरूर एक बात थैंक बोलना चाहूँगा रचित भाई का, जिन्होंने और एंटायर वेस्टेज मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये पीड़ा उठाया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर शहर के अंदर जा जाकर लोगों को बताएंगे वेस्टेज के अंदर सफलता कितने लोग अभी तक ले चुके हैं। और दूसरा दोस्त, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा उन सभी साथियों का जिन्होंने अभी तक प्रेजेंटेशन की, और जितने सारे साथी इस प्रेजेंटेशन को करा रहे हैं, तो जो पर्दे के पीछे होते हैं ना, किसी ने होल बुक कराया, कोई पानी बुक करा रहा है, किसी ने यहाँ सफाई करवाई, उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब लोगों का और मेरे अंदर से एक बात निकल कर आ रही है, मैं आपको बोल ही देता हूँ कि हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी गाजियाबाद से। पहले दिन हमने गाजियाबाद किया, दूसरे दिन मेरठ किया, उसके बाद अगले दिन आगरा किया, और लास्ट कल हम लोगों ने लखनऊ किया। तो लखनऊ में मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तक की सबसे अच्छी ऑडियंस मुझे लखनऊ में मिली, लेकिन गोरखपुर आगे झुकता नहीं। मेरा नाम देवेंद्र राणा है और मैं उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट बागपत में एक जगह पड़ती है, वो मेरा बर्थ पैलेस है, और उस जगह का नाम है, यहाँ बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है, दहा। दोस्त, उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही होगा कहाँ पड़ता है, वो भी बताऊं। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में। तो मैं इस पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ। तो इस गांव में मेरा पालन पोषण हुआ, और हर माता पिता की तरह मेरे माता पिता ने भी वो प्रयास किया जो सभी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाना लिखाना, बच्चे को कामयाब करना। आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पेरेंट्स बैठे होंगे, आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो ना कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, हाँ या ना? तो मेरे माता पिता भी यही चाहते थे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े लिखे। उन्होंने भी बहुत बेहतर किया हमारे लिए। हमारे जमाने में बेहतर माता पिता जो होते थे तो अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में ही भेज देते, हाँ यार, जहाँ खुद का फर्ज लेके जाना होता था। आपके यहाँ का तो पता नहीं, हमारे यहाँ यूरिया का कट्टा चलता था। यूरिया, आपके यहाँ भी यूरिया का चलता होगा, यूरिया डीएपी का, तो हम लोग सब साथ लेके जाया करते थे। तो बहुत अच्छा वो समय था दोस्त, और सबका शुरुआती समय ऐसा होता है भाई साहब, सबका मन लगता है पढ़ाई के समय। मेरा भी पढ़ाई के समय मन लगा, लेकिन मैं अब जब तक ज्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाया था, ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, अच्छा लगता था, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के अंदर शुरुआत में ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता। वहाँ कुछ चीज बहुत बेहतर होती है जो आज के जमाने के प्ले स्कूल में भी नहीं मिलती, और उसमें मजा आता है। जब हम लोग जाते हैं स्कूल के अंदर, थोड़ी सी 1-1.5-2 घंटे के बाद वो होती है रेसिस। रेसिस समझते हैं आप? हाँ, इंटरवल होता नहीं होता? आज के बच्चे तो रेसिस नहीं समझते, इंटरवल समझते हैं, है ना? तो इंटरवल होता है, तो इंटरवल में जिंदगी जी जाती थी उस स्कूल के अंदर। जी किसी ने ऐसी जिंदगी जी? किसी ने ऐसी जिंदगी जी? किसी ने? शुरुआत इसकी हुई थी इंटरवल से। इस खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंटरवल से शुरुआत हुई थी, और इंटरवल के बाद भी, घर जाने के बाद भी यही काम चलता रहा। स्कूलों के अंदर कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो सबके स्कूलों में होती है। क्या जो स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है उसके बाद होमवर्क दिया जाता है, हाँ या ना? वो तब भी दिया जाता था, वो आज भी दिया जाता है। तो भैया, या तो होमवर्क कर लो या आप नर्सरी चला लो। कौन सी में मजा ज्यादा आता है? कौन सी में? किसमें? दुनिया की सबसे बेहतरीन मर्सिडीज, ऑडी, BMW, फरारी, सरारी, इससे बढ़िया कुछ नहीं। ना पेट्रोल का खर्चा, ना हवा खराब सा टायर, इतनी सी डंडी, चल है ना? आपने चलाई होगी ना? इतना
अपनी जिंदगी के सफर की शुरुआत ऐसे ही हुई। और उस समय के स्कूल में कंचे खेले, कंचे हमें खेले ना। उस समय का जो स्कूल था उनकी खास बात क्या थी, उसमें सब कुछ होता था, बच्चा फेल नहीं होता है ना। कई सारे लोग मिलते हुए उस जमाने के अंदर 5वीं पास, भैया ढंग के पेपर होते तो 5वीं पास भी नहीं होता। तो स्कूल की खासियत थी कि इसमें कोई फेल नहीं होता था। तो इन स्कूलों में हम लोग रहे, इनमें हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की। धीरे धीरे हम लोग क्लास बदलते चले गए, 8वीं 9वीं। और कहते हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा प्रेशर आता है जब हम कौन सी क्लास में होते हैं, 10th क्लास के अंदर हम जब लोग होते हैं तो हर इस हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा आदमी एक ही चीज बोलता है, बेटा सवाल बोर्ड है। क्या बोलता है? हर बार एक इंसान एक ही बात बोलता है, बेटा सवाल बोर्ड है। और इस अपने घर का और उस गली का और एक एक रिश्तेदार एक ही बात समझाता है, बेटा पढ़िए क्योंकि इस बार बोर्ड है। मैं तो ये कहता हूँ कि इतना ये एक सीजन ऐसा आता है जब बोर्ड नजदीक आते हैं, गली का कुत्ता भी बोलता है हो, मतलब बोर्ड है तो क्या करना है, पढ़ ले। लेकिन दोस्त, मेरी जिंदगी में एक कॉलेज आया जिसका नाम है जनता इंटर कॉलेज। ये कॉलेज मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि इस कॉलेज के अंदर पढ़ना नहीं, नकल करना सिखाया गया। ये वो कॉलेज है जिसकी वजह से दुनिया में कोई आज का जिंदा रहना तो अनपढ़ नहीं कह सकता। दुनिया में सबसे अच्छा कॉलेज है। इसके टीचर इनके टैलेंटेड थे, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि कोई व्यक्ति अपनी कॉपी को कितना भी छिपा लो, पेंसिल के पीछे का ढक्कन हल्का दिख गया ना तो पता लग जाता था उसने लिखा क्या होगा। तो दोस्त जब इतना टैलेंट कूट कूट कर आ चुका था तो पढ़ने की टेंशन तो परमात्मा से एक ही दुआ, एक ही विनती दिन रात करता था, हे प्रभु एग्जाम जब होंगे बस अगला तीसरा पढ़ा लिखा। और कहते हैं ना जो चीज शिद्दत के साथ मांगते हैं ना वो मिलती है ना। तो माय फ्रेंड्स, 10th क्लास नो टेंशन, 57% यूपी बोर्ड में पास हुआ, 2nd डिवीजन अच्छी मानी जाती थी उस समय। इंटर क्लास आई, पढ़ने लिखने की कोई टेंशन थी ही नहीं। 12वीं क्लास के अंदर भी पप्पू 53% इंटर के अंदर आया। सब कुछ ठीक ठाक था, घर वाले सब मतलब घर में इज्जत भी थी यार। लोग ये सोचते थे कि ये बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, पढ़ तो ना लिखता 5 कई बार ये चीज होती है नहीं होती। इंटर क्लास के अंदर भाई साहब जब मैं पास हुआ तो मेरे फादर ने मुझे शाबाशी दी और बोले अब तू ग्रेजुएशन कर ले। ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, तू ग्रेजुएशन कर ले। और ग्रेजुएशन से भी ज्यादा मुझे एक्साइटमेंट था कि जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन होती थी वो गांव से 20 किलोमीटर दूर था। इस कॉलेज में साइकिल पर जाना पड़ता था और वहां जाने के लिए बस मिलती थी। और जिनको कभी बस नसीब नहीं हुई उनके लिए वो सपना होता है नहीं होता। तो वो सपना मेरा पूरा हुआ, मेरा कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ और वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। वहां जाकर इसलिए अच्छा लगा, सब लोग यूथ थे, मन मर्जी के कपड़े पहनते थे, हम जैसे पहनते थे, लड़की हमसे भी अच्छे पहन के आते। नया सा माहौल था, नया सा जोश था, है ना, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। कॉपी चेक होती नहीं थी, पेपर की टेंशन हमें थी नहीं। एक हफ्ता करीबन हुआ तो एक हफ्ते के बाद मेरे एक सीनियर साथी जो गांव के ही थे, तो हमसे पहले वहां पढ़ते थे, वो आया और उसने मुझे प्लान दिखाया। प्लान इन द सेंस उसने मुझे बताया कि भाई पिक्चर देखने के लिए चले क्या, मूवी देखने के लिए चले क्या।
मैंने कहा भाई मूवी देखने के लिए तो चल पड़ूंगा, बट मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसने जो हौसला दिया लाइन की तरह, वो मेरे गुरु है यार, उसने मुझे हौसला दिया। अच्छा भाई के होते हैं पैसे की टेंशन, भाई के होते हैं, तू हाँ कर। मैंने कहा हाँ। तुरंत हम लोग चले गए दोस्त एक मूवी देखने के लिए पिक्चर हॉल के अंदर। उस समय हम लोग ना, हमारे घर में टीवी वीवी कुछ नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रोड्यूसर में जाते थे, कभी कभी फिल्म देखने की ताल लग जाती थी। एक बड़ा सपना दिल में लेके गए कि आज बड़े पर्दे के ऊपर मूवी देखेंगे। पिक्चर हॉल के अंदर गए, सस्ते वाली लाइन पे बैठते हैं आगे, वहां हॉल में सस्ते वाली लाइन पे आगे बैठते ना, तो पढ़ने वाले सारे बच्चे आगे मिलेंगे आपको सस्ते वाली लाइन में है। तो हम सस्ते वाली लाइन में आगे बैठे। जिंदगी में पहली एक बड़े पर्दे के ऊपर मूवी देखी, जिस मूवी का नाम था अर्जुन पंडित। भाई दिन में धड़क घर करती थी, और उसके बाद एक मिशन बना लिया, फिल्म तो छोड़नी ही नहीं। उस बड़ौद के अंदर 4-4 पिक्चर होते, 4-4, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पहला। ये सिलसिला चला। अच्छा जब फिल्म के पैसे कोई और देखता तो देखने में नुकसान ही नहीं आया ना। तो ये सिलसिला जिंदगी के अंदर चल रहा था। 1 हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया। अब मेरी भूख क्या थी, किसी तरीके डिग्री कॉलेज के अंदर एंट्री करी और उस दोस्त को तलाश करना शुरू कर दिया। उस समय मोबाइल फोन का प्रॉब्लम था, मिलते नहीं थे। तो मैं लोगों को तलाश में, स्कूल में एंट्री करी, मैं पूछता भाई परमिंदर देखा ना जी, दूसरे से भाई परमिंदर देखा ना जी, भाई तुम्हें परमिंदर देखा, हाँ उस साइड गया, अच्छा उस साइड गया, तो कुछ लगा परमिंदर का तलाश कर रहा। और एक जब परमिंदर का मैं तलाश कर रहा, परमिंदर छुट्टी से ले रहा था, उसे मुझे पैसे नहीं देने थे। एक आदमी कब तक करेगा, तो मैं उसके पीछे जा रहा, तो मैंने उसको पीछे जाके पकड़, मैंने कहा भाई, कहा मूवी देखने चले। परमिंदर क्या बोलते पैसे है ना, भाई तो है, भाई तो है। उसने कहा भाई की थोड़ी सैलरी है, भाई कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आदत पड़ेगी तो जुगाड़ का रास्ता बता। अच्छा स्टूडेंट के पास जुगाड़ करने का कोई और रास्ता नहीं होता। जो स्टूडेंट, हमें मम्मी पापा प्रतिदिन 10 रुपए देते थे, 5 आने के 5 जाने के, तो एक ही समाधान था, क्या स्टॉप चला, कहाँ बस के लिए। तो कंडक्टर आता था। और इस दुनिया के अंदर एक मशहूर स्टॉप है, जिला कोई सा ही हो, स्टॉप एक ही है, उसका नाम आज तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता वो स्टॉप कौन सा है। ठीक है, आपके यहाँ चला किसी के यहाँ भाई साहब टिकट। तो खतरनाक कंडक्टर आ गया, वो बार बार पूछेगा अरे भाई टिकट पूरा चलता है ना। और जब फिर भी नहीं मानता तो हमारी जब 12 समझते हैं आप लोग, ट्यूबवेल जो हमारा था वो मेन रोड पे, तो नहीं मानता था, 2-3 बार उतार लिया करके तसल्ली भेज दिया। उसने सबको बता दिया वो बंदा स्टॉप का वो बंदा स्टॉप का है। और दोस्त ये सिलसिला चला 1 साल, कब चला गया पता ही नहीं लगा। 1 साल के बाद क्या आते हैं एग्जाम, और उसकी टेंशन थी बस एक ही चली है, प्रभु है परमात्मा है, एक अगला एक तीसरा। तो दोस्त बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं एग्जाम देने के लिए गया। मुझे क्वेश्चन पेपर ट्रॉफी मिली, एंट्री करनी मुझसे आती थी, मैंने एंट्री कर ली। उसके बाद सब बच्चों ने इधर वालों ने पेपर शुरू मतलब लिखना शुरू कर दिया। वैसे आगे वाला कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने पीछे देखा वो भी कुछ नहीं कर रहा। मैंने आगे वाले से पूछा भाई जी शुरू कर, वो क्या बोल रहा भाई, तू शुरू करे तो हम भी शुरू कर। तो दोस्त अब आइडिया आपने लगाई ली, और वो तो मेरा पेपर कैसा गया होगा, मैं तो गया इनके भरोसे में था। फाइनली 3 सब्जेक्ट होते थे और एक कोई कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कुछ ऐसा बोलते थे, वो होता था। सारे हालात खराब रहे और 1 महीना कब गुजर गया, टेंशन कुछ थी नहीं, पता लगा ही नहीं, सारी चीज ठीक हो गई। 1 महीने बाद रिजल्ट आता था, और रिजल्ट उस समय मोबाइल पे नहीं आता था, इंटरनेट की समस्या थी, रिजल्ट जाके लाना पड़ता था। तो मेरे मदर फादर बहुत एक्साइटेड थे, आज तो लल्ला का रिजल्ट आएगा। आपके घर में भी होते होंगे ना, है ना। सिस्टम फीस जाती है, कोई
होता, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन तो ये लगता है बच्चे का टॉपर निकाल ले नंबरों में, हाँ या ना। तो मेरे फादर बहुत एक्साइटेड हो, कह रहे मुझे बेटा जा रिजल्ट ले आ। तो मैं भी गया, एक्साइटेड था, रिजल्ट लेने के लिए गया। और मैं जैसे मेरे स्कूल में एंट्री करती मैं रुका। मैंने कहा आखिरी एंट्री है, रिजल्ट का पता ही था। तो फिर मौका मिले या ना मिले एक मूवी और देख ले। और मैं अपना कॉलेज से वापस गया और मैं सीधा पहुंचा पिक्चर हॉल के अंदर। और मेरी लाइफ की उस समय की मेरी आखिरी मूवी थी जिसका नाम था एक ही रास्ता। मैंने वो मूवी देखी। मूवी देखने के बाद मैं रिजल्ट लेने के लिए गया। मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा, ना मेरे चेहरे पे कुछ किस चीज का पहले से पता होता है ना, उसकी टेंशन भी ज्यादा नहीं होती इंसान को। मैं रिजल्ट देखा, रिजल्ट बहुत बढ़िया था, 4 सब्जेक्ट थे, 4 में नमस्ते थी। कोई बात नहीं, उसकी वो 8 में दिया और अपना घर की तरफ चले गए। थोड़ा सा माहौल क्रिएट करना पड़ता है, घर पे जाकर रोज थोड़ा सा मुंह करना पड़ता है, जैसे लगे कि हम दुखी हैं, माहौल बनाना पड़ता है ना। तो रोज मैं घर गया और मैं थोड़ा सा माहौल सा बना के गया। तो मेरे पिताजी बहुत एक्साइटेड थे, उन्हें पूरा विश्वास था आज तक फेल नहीं हो तो क्या फेल होगा भाई, ज्यादातर लोग फेल 10वीं 12वीं में ही तो हो, है ना। तो फिर बाद में तो 13वीं 14वीं में तो कोई खतरा नहीं होता ना। तो मैं गया और पिताजी बैठे, हाँ भाई कैसा रहा तेरा रिजल्ट। मैंने कहा वो मास्टर, वो पापा पिता मास्टर का लड़का है जी, हाँ होशियार है नहीं है, अरे तो दिन रात पढ़े फेल हो गया। अच्छा अजीत फेल हो गया, हाँ तेरा क्या। मैंने कहा वो फेल हुआ लड़का है विकास, बताओ पढ़ा लिखा है नहीं, हाँ हाँ वो तो बहुत अच्छा बच्चा, वो भी फेल हो गया। तो मेरे पिताजी की क्यूरियोसिटी बढ़ी, तू बता। मैंने कहा प्रेम का लड़का अमित है, बताओ पढ़ता है या नहीं पढ़ता। कल वो तो पढ़ता है, क्या हुआ। मैंने वो भी फेल हो गया। मेरे पिताजी का एक्शन, तू बता। मैंने कहा इतना होशियार फेल हो गए तो मैं भी फेल हो गया। उस समय का माहौल मेरे घर का ऐसा नहीं था, बहुत शांत वातावरण। मेरा बेचारू वाला चेहरा, पिताजी दिख रहे बिल्कुल अमरीश पुरी की। लेकिन मैं बार एक चीज बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, पापा मेरे को उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने मुझे पीटा नहीं, और ऐसी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने विसर्जन दिया। और मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के अंदर AFO की पोस्ट पर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट कर दी। AFO का मतलब है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। यहाँ तमाम रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वेस्टिज के अंदर जेएसएम बना दिया रचित सक्सेना को, तो पूरी यूपी उत्तराखंड थे, तो मुझे मेरे पिताजी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी दी, संभाल बेटा। और दोस्त यहाँ भी ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं यार, खुश आदमी हमेशा खुशी रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ कुछ चीज बहुत बेहतर थी, 11-12 बजे तक खेती करो और उसके बाद राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बहुत अच्छा समय चल रहा था। गवर्नमेंट तक खेती करो, 12 बजे से पहले ऑन द स्पॉट पहुंचो, 1 से 1.5 घंटे की ड्यूटी दो, कहीं से मौका मिल जाए तो घर तक धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। दिल में गुदगुदी सी उठा करती थी, इतना जोश जुनून था। स्कूल 12 बजे की छुट्टी हो जाओ, 2 बजे की छुट्टी हो जाओ, चाहे उस दिन हापड़े हो, खेत का काम उससे पहले पूरा हो जाता है। आंधी जाओ तूफान जाओ, कमिटमेंट क्या चीज होती थी दोस्त इस कॉलेज ने सिखाया। टारगेट क्या होता है वहां से सीखा, फॉलो क्या होता है वहां पता लगा। ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा। थोड़े ही दिनों में प्रमोशन हुआ और मैं अपने गांव के सबसे बदनाम बच्चों में गिना जाने लगा। अगर ऐसा घर में होता है मम्मी पापा को कैसा लगेगा।
मम्मी पापा बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे, बहुत समझाने की सिखाने की कोशिश करी। उन्हें बस अब दो ही टेंशन थी। टेंशन नंबर 1, नौकरी लगी नहीं, अब शादी होगी नहीं। तो सिंपल, माँ बाप को टेंशन होती है। हमारे यहाँ तो कहते हैं भाई किसी की नौकरी लगी तो ठीक है, अगर नौकरी लगी तो शादी का कोई काम नहीं। दूसरी टेंशन ये थी कि इसकी लाइफ इतनी गलत होगी, ये जेल में जरूर जाए। और इनमें से माँ बाप कुछ नहीं चाहते। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, उन्होंने मेरे लिए कुछ व्यवस्था करी। हमारे यहाँ एक व्यवस्था, हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में व्यवस्था है जिसको बोला जाता है जुगाड़। अगर किसी की नौकरी ना लगी हो और उसकी शादी फिर भी करवानी हो तो दुकान खुलवा दो। रमेश भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं? जैसे दुकान खुली तो बंदा बन गया बिजनेसमैन। गले में क्या है पता नहीं, दुकान में क्या है पता नहीं, ग्राहक आता है या नहीं पता नहीं, लौंडा बिजनेसमैन। और सच बताऊं, दुकान खुलने के 3 महीने बाद आकस्मिक एक एक्सीडेंट हुआ और वो मेरी शादी में बदल गया। हो गया काम, मम्मी कुछ पापा कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बस एक चीज ठीक नहीं चल रही थी, वो थी राणा इलेक्ट्रिकल स्टोर। सब कुछ ठीक था, ये ठीक नहीं चल रही थी। मैं भी यही चाहता था, तो मुझे पता था कि अगर ये बंद हो जाए तो मैं दोबारा उस जन्नत में चला। अगर ये बंद हो जाए तो मैं दोबारा उस जन्नत में चला जाऊं। लेकिन मेरे पापा का मकसद आमदनी से नहीं था। मेरे पापा का मकसद था मुझे उस संगत से बाहर निकालकर इस संगत में लेके आना। मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, मैं चाहता हूँ एक बार उसके लिए ताली बजानी चाहिए। इतनी अच्छी है, उसने कभी मुझे धोया भी नहीं। रियली बहुत अच्छी है। धीरे धीरे उन्होंने मुझे कन्विंस किया, धीरे धीरे समझाया, धीरे धीरे उन्हें फ्यूचर बताया। ये सब चीज होने लगी, दुकान में मन लगने लगा, ग्राहक आने लगे, दुकान चलने लगी। और इसी बीच में मैंने भी वो किया जो सब करते हैं। शादी के 1-1.5 साल के अंदर शादी किया, आया ना। और इतनी मेहनत की जाती है कि 1.5-2 साल में सबके घर में परिणाम आता है नुन्नी के नाम से, आया ना। तो हुआ मेरे साथ भी वही हुआ। दिन में भी वही दिखती, रात में भी वही दिखती, सुबह भी वही दिखती, दुकान पे चले जाओ फिर भी वही दिखती, तो परिणाम तो मिलना ही था। कुछ समय बीता, घर में खुशी आई। मेरे घर में मेरे बेटे ने जन्म लिया। और जैसे बेटे ने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद जैसे आपके यहाँ भी आते हैं तो यार दोस्त रिश्तेदार कोई मिठाई लेकर आएगा, कोई पैसे देकर जाता है, हाँ ना, कोई कपड़े लेकर आता है। तो मेरी मामी कपड़े लेकर आई, पूरा कंप्लीट एक बैग 3 जोड़ी पैंट शर्ट। आगे बोली बेटा ले, ये तेरे बेटे के हैं, ये तेरे हैं, ये तेरे बाप के हैं। बैग फ्री, वैसे तो ये 1500 रुपए का, बस तू फॉर्म पर साइन कर दे। मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता था। फ्री में साइन हो रहे तो नुकसान क्या था? टन। थोड़ी सी उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा बेटा और कुछ नहीं, अगर तेरी जान पहचान ठीक है, वैसे तेरे बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं, हम तो उम्मीद करके आए तू 2 को भोर करवा देगा। कोई बड़ी बात नहीं, मैंने उनके 2 फॉर्म हुआ भरवा दिए। और इस तरीके से मामी गायब हुई जैसे उसका टारगेट ही पूरा हो गया, गई। और उसके बाद बात खत्म हो गई। कुछ समय बीता, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बीता। और 1-1.5 साल बीतने के बाद मेरी जो मामी थी उसका प्लान एक्टिव हो गया दोबारा से। मामी का प्लान एक्टिव हो गया तो मामी को तो फॉलोअप करेगा, और मामी फॉलोअप किसको करेगी? भांजे को करेगी। तो ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हिंदुस्तान की एक नेचर है दोस्त, जो भी बंदा एक्टिव होता है हमारे बिजनेस में, जो भी बंदा एक्टिव होता है तो वो लोगों को कहाँ बुलाता है। और हिंदुस्तान की नेचर है, रैली में चले जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे, मूवी देखने चले जाएंगे, लड़ाई लड़ने चले जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, और कहाँ नहीं जाएंगे? अच्छा, आपने आज ये दर्द फील किया? किसी की बाइक पंचर, किसी की पड़ोसन का देहांत, किसी का स्विच, ओ तो मेरा भी यही था।
मामी मुझे बुलाती रही, मैं उसको मीठी गोली देता रहा, मामी बुलाती रही, मैं मीठी गोली देता रहा। तो एक दिन मेरे जो मतलब अपलाइन होते, जो मेरी मामी के अपलाइन थे, उन्होंने क्या किया, मेरी मामी को एडवांस टिकट दे दिया जाके, एडवांस टिकट। अब मैं अगर ना गया तो मामी के 200 रुपए खत्म। अब तो मामी मुझे बुलाकर ही मानेगी। इसीलिए अगर कामयाब होना चाहते हैं तो एडवांस टिकट लेना शुरू कर देना। तो मामी को एडवांस टिकट मिले। मामी को टारगेट था कि उसे 2 लोग बैठाने थे, एक खुद 2 लोग और बैठाने थे। एक उन्होंने तैयार कर रखा था जो बराबर मीटिंग में जा रहा था, उनकी नजर बस मेरे ऊपर ही थी। और इस बार फिर उन्होंने मुझे फोन किया, बेटा संडे की मीटिंग है तो चलना जरूर है। मैंने कहा हाँ मामी। तो हर बारी कहाँ करता था, वो समझ गई गोली देने से काम नहीं चलेगा। उसने बोला गोली देने से काम नहीं चलेगा, इतना सा था तू, तेरी चड्डी बदली मैंने, तुझे गोली खिलाया मैंने, तेरी नौजी साफ करी मैंने, तू अभी इतना बड़ा हो गया गोली देने लगा। भाई साहब उस दिन पता नहीं कितने मेरे ऊपर इमोशनल अत्याचार हुए। तो मुझे पता है, मैंने कहा चल मामी है यार, एक बार इसकी कहते चल ही देते हैं। दोस्त गया दिल्ली में, उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, ताल कटोरा। ताल कटोरा में बुला गया, 3,500 के आसपास लोग थे, थोड़े से हम लोग लेट थे। पीछे से एंट्री हुई, जब एंट्री हमारी उधर से हुई तो सामने का जो हॉल का जो स्टेज था, स्टेज का जो सीन था, सीन ये था कि उस स्टेज पर उस मीटिंग के चीफ गेस्ट को बुलाया गया था। इस साइड से उनकी एंट्री थी। पहले एक ढोल वाला आया, इधर से आया, वो भाई साहब ढोल पीट रहा है, ढोल टक 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 टक। और वो आया, वो आगे आगे, उसके पीछे पीछे उस मीटिंग का चीफ गेस्ट, व्हाइट कलर की पैंट, येलो कलर की शर्ट और रेड कलर की टाई। और उसके पीछे फिर एक ढोल वाला आया, एक ढोल वाला इधर खड़ा हो गया, एक ढोल वाला इधर खड़ा हो गया। वो भाई साहब बीच में आए और उसने डांस करना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में जब बंदा कोई पहली बार जाता है, उसके दिल पे क्या बीतती है। अंदर से आवाज है, यार आज पक्का मूर्खों के बीच में फंस गया, जान बचानी है तो आज ऐसा कुछ कर जिससे मामी आगे ना बुलावे। उस बंदे को माइक मिला, उस बंदे ने माइक मिलकर बोला, मैं दिल्ली के अंदर पड़पड़गंज का रहने वाला हूँ, इस बिजनेस में मैं यहाँ से अभी तक का 5 गाड़ियां ले चुका हूँ और मेरे पिछले महीने का चेक है 3.5 लाख रुपए। ऐसे करके उसने बोला 3.5 लाख रुपए। जैसे उसने बोला 3.5 लाख रुपए, अंदर से आवाज निकल कर आई, हो ही नहीं सकता। जैसे भी ये लोग दिखा रहे थे ना, कई लोगों की निकल रही होगी, हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्त, अंदर से आवाज निकल कर आई, हो ही नहीं सकता। साथ साथ मन हमारे दोहरे होते हैं। तुम्हारे अंदर से आवाज निकल कर आई, भाई साहब 3.5 लाख अगर मेरे आ जा, ये तो ढोल पर नाच रहा, मैं तो बिना ढोल के लिखता। उसके बाद सिलसिला चला, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। कोई करा मेरा 2 लाख का चेक, कोई करा 1.5 लाख का चेक, कोई करा 1 लाख का चेक। ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले ना 1 लाख 2 लाख तो कुछ मांगते ही नहीं। बाकी दुनिया में देखो 30,000 रुपए कैसे कमाए जा आया ना, वो बोल रहे। और जैसे मैं चेक बोल रहे, ऐसे करके बोल रहे, मैं मामी के पास बैठा, मैंने क्या सुन, मामी कह रही क्या कर रहा, मैं लपेट रहा, ये फेंक रहे, मैं लपेट रहा हूँ। और मामी मेरा हाथ, पूरी मामी का दूसरी साइड में बैठा था, उसका लाइन, तो मामी बाबा मेरा हाथ पीछे कर, और मुझे तो मामी दुखी कर रही थी, मुझे मीटिंग से क्या मतलब था, तो यही चाहता था ये बुलावा ही ना तुम्हारा। वो हाथ छोड़े मैं फिर शुरू कर दूं, वो हाथ के नीचे करे मैं फिर शुरू कर दूं। ऐसे चलता रहा। ऐसे करते करते एक बहुत शालीन व्यक्ति आया, सीधा साधारण व्यक्ति, रमेश भाई की तरह, और उसने आके बोला, मेरा नाम ये है, मैं हरियाणा के सिंभालके का रहने वाला हूँ, इस बिजनेस में पिछले 3.5 साल से काम कर रहा हूँ, और 3.5 साल बाद काम करते हुए पिछले महीने का मेरा चेक है 15,000 रुपए। जैसे बंदे ने बोला 15,000 रुपए, अंदर से आवाज निकल आई, ये बंदा सच बोल रहा है, ये बंदा सच बोल रहा है। क्यों? पूरी औकात मैच कर रही है, क्या औकात मैच कर रही थी। उसके बाद मीटिंग का समापन हुआ, उन लोगों से दोस्त हम जाकर मिले, और मिलने के बाद मैंने डिसाइड किया अब मैं बिजनेस को करूंगा। बिजनेस को करने के लिए ये वो मेरी मेहनत का परिणाम है। जब ये निकल कर आया था
और ये वो सीन है जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। अब दोस्त, जब आप आते हो, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो गाड़ियां चलाता है, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो नाकों की बात करता है, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो सपनों की बात करता है, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो सफलता की बात करता है, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपको ऊपर उठाने की बात करता है, तो खोपड़ी में विचार तो आने शुरू हो जाते हैं, और जो खोपड़ी में विचार आते हैं वो जबान से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। हमने भी लोगों को बताना शुरू कर दिया, भाई 1 लाख का चेक आने वाला है बहुत जल्दी, भाई साहब मेरे पास अपनी कार होगी, मेरे बच्चों की बेहतर एजुकेशन होगी। और इन्हीं सोच के साथ, इन्हीं विचारों के साथ लोगों के पास जाना शुरू किया। मैंने भी सब किस तरह वही काम किया जो सब करते हैं। पड़ोसियों को प्लान दिखाया, रिश्तेदारों को दिखाया, दोस्तों को दिखाया, कमीना कोई नहीं आया। भाई साहब वो समय ऐसा था, माहौल भी कुछ हमारा उधर का ऐसा ही है। आपको पता है कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ बागपत से हुई थी। भाई साहब इनका खून थोड़ा सा गर्म ही रहे, मन ऐसा करता था कि पूरा प्राण देखने के बाद बंदा कहता था आपके साथ भी घटना होती होगी, ऐसा मन करता था इसका कत्ल करना ही। लेकिन संगत अच्छे लोगों की थी, ये चीजें समझा दी गई थी कि तेरी जगह जेल में नहीं है भाई, तुझे तो सरताज बनना है। काम किया। अब मेरे पास 3 काम थे। नंबर 1 खेती करना, नंबर 2 दुकान करना, नंबर 3 लोगों को जाके प्लान दिखाना, मीटिंग करना, मीटिंग इवेंट का हिस्सा बनना। ये 3 काम मेरे साथ थे। मेरे सपने इतने बड़े हो गए थे, मुझे लगता था कि मुझे इस 3 काम में से एक काम कम करना पड़ेगा। खेती में बंद नहीं कर सकता था क्योंकि वो मेरे फादर के दिया हुआ आदेश था। दुकान बंद करना मेरे पास ऑप्शन था। क्यों? तो मेरे पापा थोड़े देख रहे थे दुकान खुल रही है नहीं खुल रही है, तो गाँव में रहते थे। मैं सुबह आता था, घर से रेडी होकर मैं दुकान पे जाऊं या ना जाऊं। पढ़ते टाइम भी बंक मारे थे या नहीं मारे थे? हमने दुकान से बंक मारना शुरू कर दिया, फील्ड में जाना शुरू कर दिया। इतने अच्छे रिजल्ट आए, हर महीने कभी 3000, कभी 3500, कभी 5100, कभी 4700, कभी 4200। इस तरीके से चेक आने शुरू हो गए। इंडस्ट्री पर विश्वास बढ़ गया। लगा कि लाख रुपए महीना कमाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी यहाँ से लाख रुपए महीना में कमा लूंगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 9 नवंबर 2011 सुबह 5 बजे मैं मेरे घर के नंबर पर, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, घर के नंबर पर मेरे दोस्त का फोन आया और 5 बजे मैंने जैसे फोन उठाया, उसने बड़ी अच्छी बड़ी धीमी सी आवाज में बोला, भाई कहाँ वो बात आप महसूस करो, फील करो। सुबह का 5 बजे का समय, गांव देहात के अंदर एक व्यक्ति बोलता है, भाई वो भाग क्या हो गए, कौन से विचार आएंगे मेरे अंदर भी? अच्छा कौन थी, किस गली में थी, किसकी थी? उसका जवाब है कोई नहीं थी, किसी गली में से नहीं थी, तेरी कंपनी भागी। और भाई साहब जैसे उसने बोला तेरी कंपनी भागी, बराबर में वाइफ सही हुई थी। मैंने कहा चुप हरामजादे, ऐसे मैंने बोला चुप हरामजादे, कमीने कुत्ते, आज के बाद फोन ना कर दिए, अच्छी बात नहीं कर सकता तो बुरी भी मत करिए। मैं मानता था यार उस कंपनी को, पूछता था मैं, उसने क्या भाग गई? उसने कहा वो भी कसर में था। उसने कहा चुप, दैनिक जागरण का 13 पेज खोल कर दे, और कह के उसने फोन रख दिया। अब कहानी तो चली गई थी। मैं अपने धीरे धीरे नीचे गया और अपने फादर के रूम में गया। बड़े प्यार से मैंने अखबार उठाया और मैंने दैनिक जागरण का 13वां पेज डायरेक्ट खोला तो उसमें साफ लिखा था वो तो गई। जितने प्यार से मैं गया उतने प्यार से मैंने वो क्लोज किया और मैं चला गया अपने घर की 3री मंजिल पर, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं था। गलत विचार आ रहे थे, यार क्या जवाब दूंगा लोगों को, क्या होगा मेरा कैरियर का, दुकान बंद कर चुका हूँ, अब क्या होगा, ये दिमाग में चीजें चली रही थी। तो मेरे पापा ने क्या देखा, यार ये बच्चा कभी अखबार पढ़ता नहीं, आज इसने अखबार सुबह कैसे पढ़ा, कुछ तो बात है। वो भी इस तरह से बाहर निकले, डायरेक्ट 13वां पेज ही खोला, मैंने हेडिंग पढ़ी, उन्होंने डिटेल ली। मेरे पिताजी को जॉइंट प्रॉब्लम थी,
वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे तो उनका खाना हमेशा नीचे ही आता था, नीचे खाते थे। लेकिन बंदे की हिम्मत देखो, 2 सीढ़ियां पार करके 3री मंजिल पर गए और एक बात बोलने के लिए हमने पहले ही नहीं कहा था या भाग गए। हंस रहे हो ना? मेरे दिल से पूछो क्या दिल की? बहुत बुरा समय था, सब कुछ क्लोज हो चुका था और तेजेंद्र राणा वो लाख रुपए के सपने, वो कार, वो बड़ी बड़ी बात, और तेजेंद्र राणा बैक टू पवेलियन। औकात में अब दुकानें भी नहीं रही, अब केवल क्या रहा था? खेती। अब क्योंकि एक फेलियर का ठप्पा लग चुका था, क्योंकि अब हर जिसकी कोई कीमत नहीं थी वो भी मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया था। तो दोस्त, इनसे बचने के लिए, क्योंकि अब लड़ना हमारी संगत में नहीं था, इनसे बचने के लिए सुबह अंधेरे अंधेरे खेत में चला जाता था, वहां से मैं अंधेरा होने के बाद ही घर आता था, ताकि मुझे कोई बाहर का व्यक्ति टच ना करे। और मुझे, मैं दुनिया में उस समय किसी से डरता था जितना डर मुझे मेरे पिताजी से लगता था। और पिताजी नहीं, उस समय तो आतंकवादी लगता था, सच बता रहा हूँ। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मेरे पिताजी ने टारगेट सेट कर लिया था, एक दिन में 850 गालियां देनी है। तो वे कुछ सुबह दे लेते थे, कुछ शाम को दे लेते थे, और उसके बाद कोई टारगेट जब पूरा करना होता कोई चैन से नहीं बैठ सकता, साइकिल ली, हैंडल मारे और खेत में जाके अपना दिन का टारगेट पूरा किया, सुबह दोपहर शाम। ये सिलसिला जिंदगी में चल रहा था। लेकिन अचानक एक और बड़ी प्रॉब्लम मेरे घर के अंदर आई। ये नॉर्मल चीजें घर में चलती रहती है, गाली खाने की भी कुछ दिन के बाद आदत पड़ जाती है, हाँ या ना? तो वो तो पड़ चुकी थी। कुछ दिन के बाद एक घर में बड़ी समस्या चल रही थी, वो और ज्यादा उभरती चली गई। मेरी मदर के लेफ्ट हैंड के अंदर उनकी नस ब्लॉक थी, उनकी नस ब्लॉक थी, और उनका हाथ ऊपर उठना बंद हो गया था, उसमें पेन रहना चालू हो गया था, उसमें चीस मारा करती थी। मम्मी बहुत परेशान थी, अंग्रेजी दवाई खिला खिलाकर थक चुके थे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, कोई रेस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। तो अब एक पुरानी कहावत है कि बंदा मरता क्या नहीं करता। अब आया ध्यान, एलोपैथी के बजाय कोई होम्योपैथी के आयुर्वेदिक मिल जाए। तो किसी एक साथी के माध्यम से, और मैं यहाँ जरूर एक बार ताली बजवाना चाहता हूँ इस रिजवान खान जी के लिए, जो आज दुनिया में नहीं भी है, भगवान उनका भला करे, जहाँ भी है, उस बंदे के माध्यम से मुझे पहली बार वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट जानने का मौका मिला। नंबर 1 नोनी, नंबर 2 फ्लेक्स। ये 2 प्रोडक्ट मैं लेकर आया अपनी माताजी को एज ए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मैंने अपनी माताजी को ये मैंने प्रोडक्ट दिए और देने के बाद अपने खेत के काम में लग गया, क्योंकि उस समय बिल्कुल पीक टाइम यही चल रहा था। अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई होती है, गन्ने की बुआई होती है। 20-25 दिन के बाद जब मैं फुर्सत के पल में अपने माता जी के साथ बैठा तो मैंने क्या देखा, मेरी माता जी क्या बोल रही है, बेटा इस बार जो तू दवाई लेकर आया था ये दवाई बहुत बेहतर है। मैंने कहा मम्मी फायदा है, मुझे अंदर क्या फायदा है? तो मम्मी बोलती है देख बेटा, पहले मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं उठता था, बट जब से मैंने ये दवाई खानी चालू करी, देख मेरा हाथ किस प्रकार काम कर रहा है। तो दोस्त, अगर ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी होगी तो बंदा शायद अपने आप को रोक नहीं पाएगा। मैंने भी नहीं रोका और मैंने तुरंत फोन किया उस बंदे को। मैंने उन्हें बोला भाई थैंक यू सो मच, भाई तेरे कारण मेरी माता जी का हाथ ठीक हो गया। उस बंदे ने जवाब दिया तेजेंद्र भाई, ये जो वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं ये चमत्कारी प्रोडक्ट हैं। जो प्रॉब्लम आज तेरे घर में थी, आज ये प्रॉब्लम घर घर में है। कहीं माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कहीं साइटिका है, कहीं सर्वाइकल है, किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, किसी को गैस तेजाब की प्रॉब्लम है, किसी का बीपी हाई है, किसी का बीपी लो है, और हमारे प्रोडक्ट के इनके ऊपर चमत्कारिक रिजल्ट पाए जाते हैं। अगर आप चाहो तो इस बेहतरीन प्रोडक्ट के ऊपर काम करके लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन लाखों के चक्कर में पहले नुकसान उठा लिया था, तो अंदर से आता नहीं ना आवाज निकल कर। लेकिन उसके कारण मेरी माता जी का हाथ ठीक हुआ था, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता था। और सिंपल सी बात है, जो काम ना करना हो और उसकी मना भी ना करनी हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? क्या बहाना मार देते हैं। तो मैंने बहाना मार दिया भाई, करना तो मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं मेरे घर में लाख रुपए महीना आए, बट ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूं। अब बताओ। उस बंदे ने जवाब दिया तेजेंद्र बेटा,
इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमाने के लिए ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है और ना तेरे पास पैसा होना जरूरी है। अगर रियली में लाख रुपए महीना कमाना चाहता है तो तेरे पास लाख रुपए महीना कमाने का कारण होना जरूरी है। उस तरह 25 साल की उम्र थी, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे, झूठी जिंदगी जी रहा था, कहने के लिए सब कुछ था और घर में झुनझुना बजता था बात बात में। आपके साथ भी हो सकता है यही चल रहा होगा। हम लोगों को झूठी जिंदगी जीने की बहुत आदत है। पहली बार उस बंदे ने एहसास किया, मैंने सोचा, मैंने अपने ऊपर एनालिसिस किया, क्या मेरे पास कोई कारण है। दोस्त, मेरी शादी को 18 साल हो चुकी है और इन 18 सालों में 18 बार करवा चौथ आई है। आपके घर भी आती होगी। और करवा चौथ वाले दिन दुल्हन क्या चाहती है? झुमके दे, झुमकी दे, छल्ला दे, चल देते हैं। और उसका प्रेजेंटेशन देखो कितना अच्छा होता है। वो 1 महीने 2 महीने पहले कहना शुरू कर देती है, पिछली करवा चौथ को भाई साहब ने दीदी को झुमके दिए थे। हम पे फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ी देर बाद फिर कहती थी, पिछली भाई साहब पे, पिछली उस पे मेरे भैया ने मेरी भाभी को वो दीदी वो नाक में लपेटने की क्या बोलते हैं उसको। और ऐसा कर करके वो अच्छा प्रेजेंटेशन करती थी। तो मैं उससे कहता था, तू मुझे क्यों बता रही है? और फिर ये कहती थी, करवा चौथ आ रही है। भाई कुछ नहीं करती करवा चौथ अगर जेब में दम नहीं है, आया ना। और जब जेब में दम है तो हर दिन करवा चौथ की है। हंस रहे हो? करवा चौथ वाले दिन फोन करके कहते हैं, मैडम बता साड़ी लाओगे या बर्फ तोड़ू? बहुत बुरा समय था दोस्त। चला देन मैंने वेस्टीज को शुरू किया। अब मेरी जिंदगी में दोबारा से वेस्टीज आया अप्रैल 2012 में। फिर वही लोग, फिर वही बातें और फिर वही मम्मी पापा, फिर वही भाई और फिर वही चैलेंज। पहले में रब में अंतर था। पहले जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, मैं दुकान करता था तो मेरे पास पैसे थे। अब मैंने डायरेक्ट सेलिंग दोबारा से शुरू किया तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे ऊपर ठप्पा लगा था फेलियर का। मैं कहता था लाख रुपए का चेक आएगा, लोग कहते कैसे पहराया ऐसी बात तक था, आया ना। मैं जाता था, फील्ड में जाता था, काम करता था, लोगों को बताता था। बस शुरुआत करी दोस्त, पहले 1 साल की इनकम थी मेरी यहाँ से 1,39,000, मात्र 11,000 रुपए के आसपास मेरा पेमेंट था 1 साल में, पहले साल में। चैलेंज था, मतलब ये चैलेंज नहीं था कि पैसे कमा रहे, चैलेंज ये था जो लोग क्रिटिसाइज करते, लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लोग ज्ञान बांटते थे। जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया वो भी ज्ञान देके चला गया। आपके साथ भी ये चीज होती थी? उस समय बहुत गुस्सा, उस समय गुस्सा आता था। आप में से कई लोगों को गुस्सा आता होगा, हाँ या ना। और जब गुस्सा आता है तो हम लोग 2 तरह के डिसीजन लेते हैं, या तो सही या गलत। मैंने एक को प्लान दिखाया, मना कर दी, दूसरे को प्लान दिखाया, मना कर दी, तीसरे को प्लान दिखाया, मना कर दी, चौथे को प्लान दिखाया, मना कर दी, 5वें को प्लान दिखाया, मना कर दी, 6ठी बार हमें कहते हैं जब तुम नहीं करते हम भी नहीं करते। अब लाइन को फोन करके कह देंगे नहीं तुम्हें जुड़ता नहीं, आया ना। ऐसी जिंदगी नहीं बदलती। लोग जब जब मना करते थे, लोग जब जब मना करते थे, जब जब क्रिटिसाइज करते थे, दिल में आग लगती थी और अंदर से एक बात निकल कर आती थी, अब तो जरूर करके दिखाओ, अब तो जरूर करके दिखाऊंगा। उन लोगों को बता देते भाई साहब इस बिजनेस में कार फंड मिलता है, तेरे भाई की 2 साल बाद कार आने वाली है। लोग स्माइल देते थे और बोलते तेरे खानदान में कार आई किसी की, जब आएगी हमें भी बताना। आपको भी ऐसे कहते हैं, जब बोल देते ना जब आएगी हमें भी बताना। तो दोस्त समय यहाँ आग लगती थी और यहाँ से एक ही आवाज निकलती थी, जिस दिन कार आएगी ना सबसे पहले तेरे घर के सामने आके करो जब मैं ऐसे अंदर से मेरी आवाज आती थी ना कि जब इसके घर के अंदर जाऊंगा और पो पो करूंगा, इसके चेहरे पे जो खिंचिया उड़ेगी ना, जब शांति पड़ेगी, शांति। और वहां से मिलता था एक्चुअल मोटिवेशन, वहां से मिलता था मोटिवेशन। और दोस्तों हिंदुस्तानी है, हमारे अंदर बदले की भावना बहुत होती है, आया ना। हम जब
इमोशनल हो जाते हैं ना, फिर हम लोग कुछ नहीं देखते, फिर हम लोग कुछ भी कर जाते हैं। फिर यहाँ मैं कहता हूँ दो तरह के विचार लेते हैं, या तो छोड़ जाते हैं या कामयाब होकर दिखाते हैं। इतने लोगों ने मना किया, इतने लोगों ने मजाक उड़ाया, इतने लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बस अंदर एक ही भाव था, जिस दिन गाड़ी आएगी पहले बबली के घर जाऊंगा और करूंगा बबली, फिर सुधीर के घर जाऊंगा, रोहित के घर जाऊंगा, मोहित के घर जाऊंगा, कमल सिंह के घर जाऊंगा, बीरबल के घर जाऊंगा, रेख जी करना। तो यहाँ ऐसा करने से एनर्जी मिलती थी, और तो ये करता रहा, किसी की सुनी नहीं। सब लोग एक ही सलाह देते थे, बेटा छोड़ दे। बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग मिले जो कहते थे भाई सुन, मेरी मासी के लड़के ने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा सुन, अंदर से आवाज आती थी, आन तो मेरी कार, पहले तेरे घर करूंगा पापो, और फिर तुझे बैठा के तेरे मौसी के घर जाके करूंगा। तो आप ही करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? सारे हाथ आगे करके बोलो पापा, पक्का करोगे। अगर पार्टिसिपेट कर लिया तो पक्का करोगे। परिणाम अगले साल की आमदनी, क्योंकि अंदर आग लगी थी ना। जब अंदर आग लग जाती है दोस्त, कितना भी बड़ा फायर सर्विस स्टेशन आ जाओ उसे नहीं बुझा सकता। अगले साल की आमदनी 4,32,000, औसतन आमदनी 36,000, तीसरे साल की आमदनी 9,67,000, औसतन आमदनी 80,000, और खेती चल रही थी अभी बराबर। दोपहर तक खेती करता था, फिर फील्ड में निकलता था, दोपहर तक खेती करता था, फिर फील्ड में निकल जाता था। चौथे साल की आमदनी कितनी थी? 20,80,000, औसतन आमदनी कितनी थी? 1,73,000। तुम्हें क्या लग रहा, अब किसी की पोंपो करने की जरूरत है? फेसबुक पे फोटो देखती रहती, बधाई हो, कौन भी रहती हो, शांति से कमीने देख कमीने देख। और उस समय तो चेक को स्टेटस पे लगाते थे, फेसबुक पे डालते थे, घर घर जाके बताते थे। और एक चीज और कहते थे, ना तू मत जुड़ियो, ना तेरे मतलब का काम नहीं, खेती कर, तू इसी लायक, तू इसी लायक है, तू खेती कर। अरे परमात्मा ने इस जिंदगी को जीने के लिए हमारे जैसे और बहुत लोग पैदा किए जो मेरे सामने बैठे हैं। 2016 बच्चे का चेक था, एक साल में आमदनी थी 31,90,000, औसतन आमदनी कितनी? 2,65,000। 2017 आमदनी कितनी थी? 42,11,000, और महीने की आमदनी कितनी थी? कम है। प्रोडक्ट महंगे भी तो है ना, और वो सेंटर भी दूर है ना। 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए 8 घंटे खिसाओ हर इंसान, आया ना या मजे मजे में आ जा। काम थोड़े कर रहा हूं, ये तो सपना है। तो हर इंसान का सपना है कि तू बोले वो हंसे। इतने सारे कवि सम्मेलन में जाते हैं, झूठी झूठी बात बोल बोल कर लोगों को हंसाते हैं, आया ना। हम तो अपनी कहानी सुना रहे हैं, तुम्हें मजा आ रहा है, हमें पैसा आ रहा है। आदत अगर तुमने डाल ली तो तुम भी आ जाओगे। भी राम भैया ने, अभी रमेश भैया ने भी सुनाई थी, मुझे इतना मजा आ रहा था। मजा क्यों आ रहा था? कि मजा भी आ रहा था, पैसा भी आ रहा था, आया ना। तो अगले साल की 2018 जिंदगी के अंदर आया, और एक साल की आमदनी कितनी हुई? 2019 सपना पूरा हुआ। 1,07,00,000 रुपए एक साल के अंदर। और एवरेज इनकम कितनी थी? कितनी थी? कल एक यूथ था लखनऊ के अंदर, समांशु घोष, उसने बोला कि मैं 25 साल की उम्र में करोड़पति बन गया था। मैंने कहा भाई साहब, 25 साल की उम्र में पति तो हम भी बन गए थे, पर बेचारे पति। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही यार, उम्र में क्या बढ़ रहा। परमात्मा ने जब मौका दिया उसे रिसीव करो और उसके ऊपर काम करो,
असली जिंदगी तो यहाँ से शुरू होती है। फीस की आमदनी थी 8,94,000 रुपए और शुरुआती समय बड़ा खतरनाक होता है जब लोग साइंटिस्ट मिलते हैं और ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, उसमें 3 साल किया उसका कुछ नहीं हुआ। कई सारे आपको लालच दिए जाते हैं, देख सुन कहाँ 6 के चक्कर में पड़ रहा है, मेरी माँ 2 और 2 में भी 1 में तुझे करना ही क्या है, एक ही तो चलानी है। तो आज मुझे कहानी बताते हुए बता देता हूँ। ये बात है 2012 के लास्ट की, जब मुझे वेस्टीज से पैसे नहीं आ रहे थे। उस समय की बात है, मेरे घर आया एक व्यक्ति, उसका नाम था रोहित नैन। गाजियाबाद के अंदर उसने एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था ARN। ARN का मतलब था अभी रुकना नहीं। उस कंपनी का नाम था ARN। आप पॉजिटिव सोचोगे तो ये बहुत अच्छा नाम है, नेगेटिव सोचोगे तो ये बुरा नाम है। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा तेजेंद्र भाई तेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी है, तेरे पास 2 अच्छी चीज है। नंबर 1, तू इस कंपनी को जानता है, इस कंपनी के सारे लीडर को जानता है जिसमें तू है। मैंने कहा हाँ। और तू उस कंपनी के सारे लीडर को जानता है जिसमें से तू आया। मैंने कहा हाँ। देख तेरे लिए तेरा भाई वैगनआर कार लेकर आया। मेरी प्लेटिना किसने जा रही थी उस टाइम, वो कौन सी कार लेकर आया था, वैगनआर। तुझे वैगनआर कार देंगे, तेरा सारा खर्चा उठाओगे, तुझे होटल में तेरी जो है जो जितने भी खर्चे होंगे वो हम देंगे, ठीक है। हम 4 पाई में खेत पे सोने वाले आदमी, कहीं का लालच मिल रहा था होटल का, पैसे में अभाव था दोस्त। उस समय उस बंदे ने लालच दिया और उसने कहा तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इन लीडर से हमें मिलवा दे, जो भी लीडर आएंगे उसे तेरे नीचे लगाएंगे। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, उससे क्या होगा। उसने बोला उससे ये होगा कि बाबू तेरे चेक आएंगे। मैंने उस बंदे को जवाब दिया था दोस्त, और वो आपको भी देता हूं। मैंने उस बंदे को जवाब दिया था, रोहित भाई मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाने के लिए आया हूं। अगर मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बना लिया ना तो पैसा तो मेरे पीछू आएगा, पीछू। और दोस्त पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। लेकिन उसकी समझदार साइंटिस्ट की बात मान ली होती, वो जबान का पक्का इंसान 6 महीने बाद अपनी जबान पे खरा उतरा, अभी रुकना नहीं। मेरा क्या होता। और तमाम पिछले, मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, तमाम इतने पिछले दिनों से 10 साल 12 साल 15 साल देखते देखते हो लिए कितने नाम आए, आज कहीं भी नहीं है। चुनिंदा कंपनी जो आज फील्ड में है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आपकी और मेरी कंपनी वेस्टीज कर रही है। जब आपका समय खराब चल रहा होगा ना, एक्चुअली वो खराब समय नहीं चल रहा दोस्त, आपका समय अच्छा आने वाला है, इसलिए परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है। और परीक्षा में अगर आप खरा उतरेंगे तो आपकी जिंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने बहुत सारे मूवी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से देखा होगा, जब कोई तपस्या करता है, शिव जी महाराज से मिलने की जिद कर लेता है ना, तो उसमें उसके जब परमात्मा को पता लगता है कि कोई तेरी तपस्या कर रहा है, तो वो उसकी परीक्षा लेता है। तेज धूप, कड़ी आंधी, बारिश, और कई बार मेनका आती है, देखी होगी आप लोगों ने। और अगर वो भटक जाता है तो जिंदगी में प्रभु के दर्शन नहीं होते, लेकिन अगर वो फिर भी लगा रहता है तो प्रभु प्रकट होते हैं, बोलते हैं बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। सेम अगर आपको लगता है ये तमाम लोग आए थे, इन तमाम लोगों ने परीक्षाएं दी है, ये तमाम लोग विपरीत परिस्थिति में भी करते रहे क्योंकि प्रभु इनको पढ़ा देना चाहता था, इसीलिए इनकी परीक्षाएं लिए। आज इन्हें पढ़ा मिला नहीं मिला। अगर आज विकट परिस्थितियां चल रही है, भटकने की नहीं संभलने की जरूरत है, समझ लेना। अगर आपको लगता है मेरी जिंदगी में चैलेंज आने शुरू हो गए, बोलो थैंक्स गॉड तुम्हारी नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, अब मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। आप तैयार हो? आप तैयार हो? 9 साल पहले तेजेंद्र राणा तैयार था, 9 साल पहले तेजेंद्र राणा तैयार था, परीक्षा दी, परिणाम आपके सामने आए या नहीं आए। 9 साल पहले जब भी मुझे पैसे नहीं आते थे, मैं अपने क्लाइंट को कॉल करता था, सर जी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तेल भी फूंक रहा हूँ, टिकट में भी ले रहा हूँ, डाउनलाइन को भी ला रहा हूँ, जो आप कह रहे हो सब काम कर रहा हूँ सर, पैसे नहीं आ रहे हैं। मेरा क्लाइंट एक ही बात कहता था, बेटा तू भी कंटिन्यू, चिंता मत कर, तू भी कंटिन्यू। आज तेरी जिंदगी में ऐसा दिन आ रहा है
कि तू काम कर रहा है, पैसे नहीं आ रहे, बेटा ये इतना बेहतरीन काम है, एक दिन ऐसा भी आएगा तू काम नहीं करेगा तो भी तेरे घर में पैसा आएगा। इसलिए मैं आपको इस स्टेप से बात बोल देना चाहता हूँ, जब भी आपको लगे चैलेंज चल रहे हैं, जब भी आपको लगे प्रॉब्लम चल रही है, जब भी आपको लगे दिक्कत आ रही है, जब भी आपको लगे बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को थैंक्स बोलो और ऐसी विकट इस परिस्थिति में केवल एक इंसान को कॉल करना, केवल एक। अगर दूसरे को करा तो खतरा, एक इंसान, वो है आपकी आगे बढ़ती हुई अपनी। जब मैं नेगेटिव होता था तो मैं हमेशा एक शख्स को फोन किया करता था, मेरी जिंदगी में भगवान की तरह मेरी जिंदगी में आया, उस शख्स का नाम है मिस्टर संजय यादव जी। एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ संजय यादव जी। वो भी आया यार 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू, 23 मार्च संपूर्ण लॉकडाउन, हम और आप सब घर में बंद थे, बोलो हाँ या ना। फिर वो और बढ़ा, 7 दिन के लिए बढ़ा, फिर 15 दिन के लिए बढ़ा, 1 महीने के लिए बढ़ा, वो इतना बढ़ता चला गया कि उसका असर आज भी दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन दिख रहा होगा दूसरे बिजनेसमैनों को, दिख रहा होगा दूसरे बिजनेसमैनों को। दोस्त आप और हम तो वेस्टिजियन हैं, वेस्टिजियन, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के बिजनेस घट रहे थे, अरे हमारी तो औकात क्या है, जहाज चलाने वाले डूब गए, होटल चलाने वाले डूब गए, मैरिथन चलाने वाले डूब गए, अगर जिंदा रहे तो वेस्टिजियन रहे। ऐसी विकट परिस्थिति में भी, ऐसी विकट परिस्थिति में भी तेजेंद्र राणा की लास्ट 1 ईयर अप्रैल टू मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसकी आमदनी आई थी 1,35,00,000। और एवरेज इनकम की बात करोगे तो एवरेज इनकम थी 11,27,000 रुपए। सुबह बैग पहनते थे टी शर्ट, वैसे तो मौके हमें मिलते नहीं, वैसे तो यही चलता है सब कुछ। एक समय तो मेरा ऐसा था रमेश भाई, मेरे पे चेक की शर्ट नहीं थी, कोई टी शर्ट नहीं थी। वो तो भला हो एक सर का, उसने वो रेजिडेंशियल वर्कशॉप शुरू करी और वहां टी शर्ट मिलनी शुरू हुई। कुछ नहीं था, बस दो ही कलर थे, ये और ये, और मैं भी ऐसे ही। लेकिन परिणाम मिले या, उस समय टी शर्ट पहनता था, हाफ पहनता था, कुछ काम नहीं था, मूड आया तो जो ऑन करी साइन मारती, ऑनलाइन के साथ बैठे गप्पे सप्पे मार लिया, धंधा हो गया। एक दिन की जो आमदनी होती थी, पूरे साल की औसत एक दिन की आमदनी थी 38,000 रुपए। इससे अच्छा कुछ बिजनेस हो सकता है? बिजनेस शुरू किया, पूरी दुनिया हंसी, पूरी दुनिया हंसी। क्यों? कितना चला? 31 रुपए का है, 31 का, बस 31 रुपए का। भाई वाह, तू अच्छा बिजनेसमैन पड़ा भाई, ऐसे बोलते हैं लोग। हाईएस्ट पे होता है कितना? 15 लाख। कितना? 15 लाख। 15,51,551 रुपए। लोग बोल रहे हैं यार, वही लोग बोल रहे हैं यार, तूने इलाके का नाम रोशन कर, तूने इलाके का नाम रोशन कर दिया। यही लोग बदल जाएंगे तो। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी इंसान हूं। जिसने क्रिटिसाइज करा ना भाई साहब, जिसने भी क्रिटिसाइज किया, मैंने छोड़ा कोई नहीं, सच बता रहा हूं। पहली गाड़ी आई तो पोपो बजाई, दूसरी आई तो पोपो बजाई, तीसरी आई तो बजाने की जरूरत ही नहीं बजी, खुद ही पोपो होती फिरी। जी हाँ, तो इतना ही नहीं, फॉरेन ट्रिप, एक किसान का बेटा यार, क्या जिंदगी उसकी हो गई। फॉरेन ट्रिप मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब एक ये बड़ा खतरनाक समय था, क्योंकि पहले से एक चीज बताया गया था, एक चीज बताई जाती थी, बेटा अंग्रेजी सीख ले, फॉरेन में सब अंग्रेजी में ही बात करें। अब अंग्रेजी तो जब सीख के जब हिंदी सुन लो आती हो, कभी जब हर चीज का समय होता है ना। सब तो हमने टायर चलाए, तो अंग्रेजी कहां से आएगी? तो एक मतलब एक ऐसा दिमाग के अंदर एक दहशत थी, लोगों ने बताया था कि वहां तो सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, वहां तो सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो भाई हम पहली फॉरेन ट्रिप पे गए, मेरा बड़ा मुझे डर लगता है ये बात बताते हुए।
तो मैं जाते ही एंट्री करते मैं प्लेन के हाथ पकड़ के बैठ गया, भाई जहां जहां चला गया तेरे पीछे पीछे। वो बहुत तंग आ गया मेरे से परेशान, हाथ तो छोड़ दे। ना भाई तो छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं, अपना मेरा बहुत अच्छा। मुझे धीरे धीरे वो सारे प्रोसीजर हुए और भाई साहब मुझे लेके चले गए जहाज में। जहाज में बैठ गया साइड वाली सीट पे जहां शीशा सा लगा है। अब तो मैं खैर जान गया, विंडो सीट बोलते हैं उसको। उस समय की बात कर रहा हूं मैं भाई साहब, उस विंडो सीट पे मैं बैठ गया और अपना ने मेरे को पेटी सी लगा दी और मैं पूरा एक्साइटेड, ये सेल्फी वो सेल्फी, आगे से सेल्फी पीछे से सेल्फी, सब सिलसिला चलता रहा। तो उसमें पता क्या है, उसमें 4-5 लेडीज होती है एक ही कलर की ड्रेस पहन के, एक ही कलर की ड्रेस पहन के। तो जब मैं एक ही कलर की ड्रेस पहन के 4-5 फीमेल्स घूम रही थी, मुझे लग रहा था ये जहाज वाली पुलिस है। सब जगह की ड्रेस अलग होती है ना, मैंने कहा ये जहाज वाली पुलिस है। ये जहाज वाली पुलिस भाई कभी इधर कभी उधर कभी उधर, वो सिलसिला शुरू हो गया। वो जहाज आगे भागा, बहुत तेज भागा। जब तक आराम से चल रहा था तो जब तक ठीक था, जब तेजी से भागता है ना तो चलो बच्ची पहली बार बैठता था उसके अंदर कुछ होता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, जब वो पहली बार बैठता है ना वो तेजी से तो भागा और भागते ही जब वो ऊपर उठा तो पिछले वाला हिस्सा नीचे चला गया। हम किसान आदमी, हम बैल बुग्गी चलाने वाले आदमी, तो हमने बैल बुग्गी समाते चले। जब कई बार ना वो पीछे वजन ज्यादा हो जाता था तो आगे वाला बैल उठ जाता था। आपने भी कई लोगों ने देखा होगा। तो अंदर से आवाज आई, भाई साहब पलट गया। कोई बात नहीं, मेरा कोई बात नहीं। जब ऐसे चला थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक बारी और करता है, फिर वो मुड़ता है, तो मुड़ता है तो फिर वो ऐसे होता है। तो मेरी तरफ भी हो गया ऐसे, मुझे देखा, मैंने कहा पलट गया। तो वो जो एयर होस्टेज थी वो मुझे देखे जा रही और जितना वो मुझे देख रही इतना मेरा धुआं निकल रहा। मुझे एक ही बात का डर था, ये यार ये जहाज वाली पुलिस मुझे नीचे ना उतार दे। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, माहौल शांत हुआ, वातावरण शांत हुआ। जब सब कुछ ठीक हो गया, कोई अलाउंस सा है, लोगों ने वो पेटी वेटी खोलनी चालू हुई, कटोर तो मुझे नहीं क्यों, सब कुछ ठीक ठाक होते वो ऐसे और मेरी तरफ तो हरी हुई बढ़ती जा रही और आके मुझे बोलती है, हैव यू ड्रिंक सर? हैव यू का तो मुझे पता नहीं, ड्रिंक मेरी समझ में आ गई। ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, है ना। जहाज नीचे भी उतर गया, एयरपोर्ट से बाहर भी आ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी देख ली, फोटो भी देख लिए। अब एंट्री हुई एक बड़े से 5-7 स्टार होटल के अंदर और वहां सारे चौंके हाईलाइट का ट्रिप था, है ना। उनका तो उनके साथ तो अंग्रेजी में बात करने वाले भी सोच समझ के करें, है ना। तो वहां चले गए, कोई बात नहीं, अपना साथ थे, सारी चीज ठीक थी, रूम की मिल गई, है ना। और कोई साथ गया, उसने रूम जो है खोल दिया उसकी से, हम तो खोल भी ना पाते, हम तो वो वाली जाने, वो वाली थी तो आजकल तो कैसे भी जान गए वो कंप्यूटर वाली। तो हम चले गए अंदर, जाके बड़ा अच्छा फील हुआ। बैग रखा है, बेटे बाथरूम में क्या, ये देखा, पर्दे हटाए, सारी चीज हटाई। गर्मी के दिन थे, पंखे वहां होते नहीं है और एसी चलते हैं। अब हमने सारे बटन दबा देख लिए, जैसे ये बटन है ना, ऐसे सारे बटन कभी नीचे कभी ऊपर सारी दबा देख लिए। कम वक्त सब चीज जड़बड़ गई और एसी नहीं चला। अब हम करें तो क्या करें, 2 इंसान थे, मैं तो कुछ था भी पढ़ा लिखा और मेरे कितना भी नहीं था, समस्या बड़ी थी। अब सोचते रहे करें क्या करें। वो कह रहा, बार कह रहा, अरे फोन करना, पैसे दे रखे, जो मेरे साथ था वो कह रहा बार फोन कर, पैसे दे रखे, चलो मैं एसी नहीं तो दूसरा ढूंढेंगे। अरे भाई फोन तो कर लूं पर अंग्रेजी कहाँ से लाऊं? मैंने कितनी देर तक मैंने एनालिसिस किया, क्या बोलना, उस दिन तो गया था स्कूल में, क्या बोलना। मैंने एक डायरी पेन लिखाया, पूरा गणित लगाया, तो मैंने उस पर लिखा, जब वो बोलेगी बस इतनी बात बोलनी, एसी इज नॉट वर्किंग। बात तो ठीक थी,
भाई ऐसी काम नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने हिम्मत सी करी और फोन उठाया, लगा फोन जो उधर से आई, मैं आई हैव यू सर, मैं भी चढ़ गया। वो तो बोल लगी, मैं क्या बोल लूं। अब वो जो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं भूल गया। मैं कह रहा था मैम एसी इज नॉट चलिंग। वो कह रही सॉरी, मैंने कहा मैम एसी इज नॉट चलिंग। वो फिर कह रही सॉरी, पारा कर, मैं कह रहा एसी इज नॉट चलिंग। वो कह रही सॉरी, मैंने वो धर दिया, मुंह से निकल गया हरामजादी कहीं की। अब मुझे नहीं पता उसने सुना नहीं सुना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो रख दिया। थोड़ी देर के बाद डोरबेल बजी, हमने गेट ओपन किया तो वो होटल की ड्रेस में बंदा आया। हमें देख के मुझे दिमाग में एकदम से वो बात आई, मैं सुनी का दिखे हरामजादी बोला था ना, मतलब सुनी का दिखे कुत्ता ने भी जा वे आया। उसने फिर आगे वही बात बोली, मैं हेल्प यू सर। वो समझ नहीं पाई हूँ कि हाँ क्या चाह रहा। मैं कहने लगा तो ऐसे बोर्ड से अलग 2 बटन से लग रहे थे, एक हरा दबा दिया, थोड़ी सी बार में ठंडी ठंडी हवा। तो मतलब मैं कह रहा थी कामयाब होने के लिए बिजनेस के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे भी हो ऐसे ही लग जाओ, जन्नत जियोगे। मेरे जैसा इंसान अगर विदेश यात्रा घूम के आ सकता है, एक नहीं यार, कितनी सारी मैं जगह के नाम बताऊंगा तो सर की तरफ बहुत टाइम लग जाएगा मुझे भी। मैं भी 11, 14, 15 पता नहीं कहाँ घूम आया। बस फोटो दिखा सकती हूँ, अलग अलग जाएंगे तुम फील कर सकते हो। इतनी सारी यात्रा ये मेरी धन्नो है। ये मेरे साथ स्टार क्रूज पे गई और वहां जाके जब यहाँ लड़की ने उसको फोटो खींच रहा, कह रही थी हे साईं बाबा बस तूने मेरी सुन ली। मुझे बोली 8 साल से शुरुआत, तू मेरा कुछ नहीं। मैं कह रहा कि जब इसका चेहरा देखा, जो उसके चेहरे के ऊपर भाई साहब खुशी थी ना, उस खुशी को देखकर लगता था कि इस खुशी के लिए जो मेहनत की वो तो कुछ भी नहीं थी। ऐसी खुशी के लिए 4 गुना ज्यादा मेहनत। 3 गाड़ियां मेरे पास है, एक नहीं है, 3 गाड़ियां मेरे पास है। 3 गाड़ी, पहली मैंने की 2013 में सबसे ज्यादा पोमो इसी से करी मैंने। दूसरी गाड़ी ली करेगा, तीसरी ली मर्सिडीज। और दोस्त तुम्हें गाड़ी नजर आती होगी, गाड़ी दिख रही होगी ना, लेकिन ये गाड़ी नहीं है, बदला है भाई साहब। ये तो तमाचा है और उस इंसान के ऊपर जिसने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। और भाई साहब बाकी तुम आइडिया लगा लो, जब इतने सारे 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए आ चुके हैं, जब इतने सारे पैसे आ रहे, झुकी झोपड़ी में तो बैठा नहीं होगा, आया ना। बहुत सारे कहीं घर बनाए हमने, प्रॉपर्टी ली, और वो अभी म्यूचुअल फंड इसका जब मुझे पता लगा इसके महमूद के उसमें इस तुम्हारे नाम से मुझे मोटिवेट किया गौरव ने, कह लो उसके 1 करोड़ रुपए पड़े म्यूचुअल फंड में, वो मेरे भी गिर थे। कितना 50 तो गिरी थे, 50 लाख मैंने भी ठोक दिया। फिर इस तरीके से सारी जगह मैं, फिर उसने बताया SIP भी कोई चीज होती है, मैंने कुछ ना कुछ इसमें भी लगा दे। अब करेंगे भी क्या, एक लिमिट होती है पैसा खर्च करने की। तो सारी बहुत चीज है, मैं आपकी 5 से 7 मिनट और लेना चाहता हूँ अगर आप एग्री करते हैं तो, क्योंकि मैं ये चीज बताना जरूर चाहता हूँ कि ये सारी चीज प्राप्त करने के लिए मैंने किया क्या। आप भी चाहते हो ना? अगर रियली में आप भी चाहते हैं तो सबसे पहले कामयाब होने के लिए इसकी जरूरत है। किसकी? सबसे पहले कामयाब होने के लिए दोस्त एक ड्रीम की जरूरत है। बार बार सर बोल रहे थे इमोशनल ड्रीम। एक इमोशनल ड्रीम की जरूरत है। आपके अंदर इमोशनल ड्रीम है? सपने सब देखते हैं भाई साहब। कैटरीना कैफ ने जब फिल्म बनाना शुरू हुआ था उस दिन तो दिल में घुस गई थी, उसी दिन तक लगता था शादी करूंगा। और मुझे क्या पता नहीं किस किस को लगा होगा। हाँ ना, केवल सपना देखने से पूरा होता ना। कैटरीना कैफ तो बेचारी नई बर्तन मांझती फिरती किसी की। ये केवल एक चीज है दोस्त, पहले आपको ड्रीम देखना है और उसके ऊपर सर ने बहुत अच्छे से एक चीज बोली थी, बिलीव करना है दोस्त कि ये मेरा सपना पूरा होगा। दोस्त हम लोग
दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं, हम ऑटो वालों पे विश्वास करते हैं, हम सब्जी वाले पर विश्वास करते हैं, हम चाउमीन बेचने वाले पर विश्वास करते हैं, हम अपने पड़ोसियों को घर की चाबी देके चले जाते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता अपने ऊपर, हमें विश्वास नहीं होता। पड़ोस की जो इमेज होती है उन पे विश्वास है, अपनी वाइफ पे विश्वास नहीं होता। 100 रुपए गायब हो गए, कहाँ गए ये बता, हाँ या ना। दोस्त मैं सच बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं, बहुत सीरियस होकर मैं बात बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा। जब रमेश जी के यहाँ से 9 लाख 10 लाख रुपए आ सकते हैं, ऑडी चला सकते हैं, जब इरशाद अहमद जैसा व्यक्ति यहाँ से 3 लाख रुपए महीना कमा सकता है, जब महमूद आलम यहाँ से 82 लाख रुपए की कार परचेज कर सकता है, जैसे हरिओम जैसे लोग यहाँ से BMW चला सकते हैं, अमरपाल जैसा भाई यहाँ से वोल्वो ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं ले सकता यार। खेलने वाला बच्चा, एक गिल्ली डंडा खेलने वाला बच्चा, एक अनपढ़ किसान का बच्चा अगर यहाँ से करोड़ों रुपए ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। क्या आपको आपके ऊपर विश्वास है? मेरे अंदर आया था, मेरे अंदर आया था दोस्त। जब मैंने शुरुआत करी तो एक व्यक्ति थे इस बिजनेस के अंदर, उस समय यूसीडी थे और वो किसान का बच्चा था और उसको हगली पड़ा करती थी और वो उस समय यूसीडी के लेवल पर थे। 2 लाख के आसपास उसका चेक था और उसने उस समय डस्टर गाड़ी ली थी और मैंने पहली बार उसकी गाड़ी देखी। अंदर से विश्वास आया, अगर ये किसान का बच्चा कर सकता है तो तेजेंद्र राणा तू भी कर सकता है। अगर इसको हकली पड़ती है ये फिर भी कर सकता है, मैं तो अच्छा बकैत हूँ। अगर ये डस्टर ले सकता है तो तेजेंद्र राणा तू मर्सिडीज ले सकता है। ये विश्वास था। क्या आपने देखा कि छोटा मोटा कोई किसान मर्सिडीज चलाता है? उन्हें विश्वास ही नहीं है। इस बच्चे को हुआ, इनको हुआ, ठोकती थी ना ओडी, 12 लाख लगे थे ना और खरीद लगे। क्यों? विश्वास है। किसके ऊपर? विश्वास है इन्हें अपने ऊपर, विश्वास है इन्हें वेस्टीज के प्रोडक्ट के ऊपर, विश्वास है इन्हें वेस्टीज के ऊपर, विश्वास है इन्हें अपने अपलाइन के ऊपर, विश्वास है वेस्टीज के संपूर्ण सिस्टम के ऊपर। दोस्त अगर विश्वास आपको भी होगा तो आपके लिए भी चीजें आसान होती चली जाएगी। 200 लीटर का 1 ड्राम उसमें भरा है दूध। क्या? 200 लीटर दूध और 200 लीटर दूध के अंदर अगर 5 ml नींबू डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो दोस्त अगर हमारे सपने हैं तो ये नींबू डालने वाले बहुत आने वाले हैं, लेकिन अगर हमारा जो ब्रेन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना तो छूते ही करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। कई सारे लोग बोल रहे थे अभी सर ने कहा टिकट 200 को नहीं। यहाँ एक बच्चा अभी खड़ा है, मुझे मिला था, उसने बोला भाई, वो मेरी टीम में भी नहीं है, भाई जब पता लगा कि तेरा इवेंट है मैं 200 किलोमीटर बाइक चला के आया। कौन है वो? अभी शायद आपके साथ कोई खड़ा था। ये चीजें ब्लेम सिस्टम है। 200 किलोमीटर प्लस 200 रुपए तो नहीं आते, लेकिन जिसका बिलीव होता है वो आता है। ईमानदारी से बताना, झूठी आमद भरना। तुम्हें विश्वास अपने ऊपर है? और सुनो, अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकते ना तो तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा भी नहीं करे। बिलीव होना बहुत जरूरी है। बात नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, योर सबमिशन। लोग आएंगे क्योंकि ये बिजनेस जो शुरू होता है दोस्त वो आपके थॉट प्रोसेस से शुरू होता है और इस दुनिया के अंदर हर इंसान आपके थॉट प्रोसेस को चोट करेगा। अगर आपके थॉट प्रोसेस में सक्सेस है तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपके थॉट प्रोसेस में सक्सेस नहीं है, जितने भी आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर फेलियर हुए हैं वो केवल इसी कारण से फेलियर हुए हैं कि उनके थॉट प्रोसेस में आगे था शायद मैं यहां से कामयाब नहीं हो पाऊंगा। उनके थॉट प्रोसेस को चोट करी थी। मेरे वाली कंपनी में आ जाए, यहाँ तेजी से काम होगा। अभी बार बात कर रहा था ना, ये अप्सराए परीक्षा लेती है। सच बताता हूँ, यूथ के अंदर 70% यूथ का जो करियर खराब होता है एक मीठी सी स्माइल से। एक कहावत है,
हंसी तो हंसी। मैं गोरखपुर में बोल ही नहीं सकता, है ना। यहाँ थॉट प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस हमें ट्रैक से उतारता है, हमें ट्रैक से नहीं उतारना है। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सबमिट हो जाओ कंपनी के प्रति। प्लान जो कर दिया उसकी मर्जी, प्रोडक्ट का रेट जो कर दिया उसकी मर्जी, मीटिंग जहां कर दी उसकी मर्जी। हमें चाहिए क्या? सक्सेस। मुझे इतना पता है भाई साहब, जिस दिन मेरी आमदनी ₹1,00,000 महीने का होगी ना, रिफाइंड चाहे 2,000 का हो जाइए। जिस दिन मेरी आमदनी ₹1,00,000 महीने की होगी ना, पेज चाहे 500 का हो जाइए, सस्ता लगा। बोलो हाँ या ना? तब गरीबी पसंद है या अमीरी? गरीबी पसंद है या अमीरी? अमीर लोग सस्ता सामान खरीदते हैं। तो ये अड़चन होती है। जब तक आप हर मीटिंग इवेंट के सबमिशन में रहोगे, अपलाइन के सबमिशन में रहोगे, सिस्टम के सबमिशन में रहोगे, कंपनी के सबमिशन में रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके बिलीफ सिस्टम पे नींबू नहीं डाल सकता। कोई नहीं डाल सकता। कहाँ पे यार हमारे अंदर डाल के दिखाओ ना। मेरा प्लान, महमूद भाई का प्लान 900 किलोमीटर दूर रहता है, मेरा प्लान मुझसे 250 किलोमीटर दूर रहता है। 250 किलोमीटर कोई माइकल और लाल नींबू की बूंद डाल के तो देखो। कोशिश तो बहुत करी थी दोस्त, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं हर 24 घंटे के अंदर, जब भी और आज भी हर 24 घंटे के अंदर एक बार मैं अपने प्लान को फोन जरूर करता हूं। आप करते हो क्या? नहीं करते, चाहे लिख के ले लो, अप्लाई करता होगा। आज के बाद हर 24 घंटे के अंदर एक बार अपने अपलाइन को फोन करना जरूरी है। क्योंकि दोस्त, एप्पल का फोन 1.5 लाख का है, 24 घंटे में चार्जिंग से भी चार। बोलो हाँ या ना? और तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए? और चार्जिंग यहाँ अपलाइन के टच से और इस इवेंट से मिलती है। कर सकते हैं काम नंबर 3। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट काम है दोस्त, क्या है? क्या है? क्या है? कंटिन्यूटी, निरंतरता। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी होंगे, शादी भी होगी, विवाह भी होंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, कुछ दुनिया में आएंगे, कुछ दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने बिजनेस को प्रभावित नहीं करूंगा। दोस्त, इतिहास गवाह है, या मेरे परिवार के लोग या मेरी पुरानी टीम जो अभी 9 साल से मेरे साथ काम कर रही है, वो गवाह है। इन 9 सालों के अंदर ना किसी शादी को प्रायोरिटी दी, ना किसी तेरानी को प्रायोरिटी दी, ना किसी जन्मदिन को प्रायोरिटी दी, ना किसी एनिवर्सरी को प्रायोरिटी दी। एक काम को प्रायोरिटी दी है, तो वो मेरा बिजनेस है। मेरा बिजनेस। अभी 16 तारीख में मेरे बेटे को डेंगू हुआ, एडमिट हो गया। 22 तारीख का मेरठ के अंदर इवेंट था। रचित भाई का फोन आता था, मैंने रचित जी को भी लास्ट वाले दिन बताया कि मेरे बेटे को डेंगू है और मैं से लेकर हॉस्पिटल के अंदर हूँ। मैंने कोई किसी को कुछ नहीं, मेरी टीम के बच्चों को नहीं पता था मेरे बेटे को डेंगू है। क्यों नहीं पता था? मैं क्योंकि लगातार जो काम मैं डेली कर रहा था, वो उस परिस्थिति में भी मैं वो सारे काम कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि इसलिए कर रहा था कि मैं बिजनेस में कंटिन्यू रहूंगा। तो जब बच्चा बीमार होता है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। बच्चा बीमार है, मैं शहर में हूं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बेटा, जब बच्चा बीमार होता है तो कैसे डॉक्टर के पास लेके गया और तेरी जेब क्या अलाउ करती है। बोलो हाँ या ना? तो इंपॉर्टेंट क्या है दोस्त? काम, कंटिन्यूटी। परिस्थिति कुछ भी हो, मैं किसी में, मेरा फोटो आज तक आप में से किसी ने नहीं देखा होगा शादी विवाह के अंदर, जबकि मैं हर अपडेट फेसबुक पे डालता हूँ। बस एक शादी में गया था, सिद्धार्थनगर, एक सेमिनार था। मैंने जो लास्ट सेमिनार सिद्धार्थनगर किया था, मेरे एक टीम का स्टार डायरेक्टर परमेश, उसकी शादी थी, उस दिन शाम की शादी थी। मैं वहां पहुंचा, मुझे वो फीलिंग आई दोस्त, वो फीलिंग आज तक किसी नेता अभिनेता को भी नहीं आई होगी। शादी चल रही थी लखनऊ के अंदर, और जैसे मैं गया वहां, उस शादी के अंदर 80% लोग वेस्टिजियन थे, क्योंकि वेस्टिजियन थे रिश्तेदार, तो अपनी रिश्तेदारी हटा ही ले ना। 80% वेस्टिजियन थे। और जैसे मैंने उसके गेट पे एंट्री करी, जिसकी भी नजर पड़ती रही, जिसकी नजर पड़ती रही, इधर जो है पंडाल लगा था खाने का, तो राणा जी आगे, प्लेट नीचे, सारे मेरे पास। उस साइड में लगा था डीजे पे का ध्यान रखो बेटे, राणा जी आगे, डीजे बंद, सब मेरे पास। सामने स्टेज लगी थी, दूल्हा दुल्हन, आशीर्वाद चल रहा था, स्टेज लगी हुई थी, दूल्हा उठा, वो मेरे पास। लोग ये देख रहे यार, ये आग कौन गया? ये सम्मान चाहते हो ना? चाहते हो ना? लेकिन दोस्त, बिना सैक्रिफाइस करे कुछ मिलता ही नहीं है। मैंने न जाने कितनी सारी शादी सैक्रिफाइस करी है, तब जाके एक शादी में गया हूं, और वो शादी मेरे लिए एक
चमत्कारिक शादी हो गई है। तो दोस्त परिस्थितियां कुछ भी हो, आज के बाद एक ध्यान रखना, टू बी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, पैसा हो या ना हो, सप्लाइन दूर है नजदीक है, टू बी कंटिन्यू। और फाइनल एक चीज और बोलता हूँ दोस्त, वो है आपकी किसका बिजनेस है, किसके लिए कर रहे हैं, किसका है, 1 लाख का सपना किसका है, जिम्मेदारी कौन लेगा। छोटी छोटी बात पर फ्लाइंग से नाराज हो जाते हैं। अभी बताया ना भैया ने 250 किलोमीटर, 250 कितने 250 किलोमीटर से लाते थे जाके प्रोडक्ट, 250 किलोमीटर से जिम्मेदारी ली थी ना, अगली 3 पीढ़ियां सुरक्षित कर दी उन्होंने। तो आज के बाद बिजनेस की जिम्मेदारी कौन लेगा। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से ध्यान है जब मैं बिजनेस में शुरुआत करी, ना कोई सेंटर था, ना कुछ था, ना मीटिंग थी, ना कोई रिजल्ट था। शुरू किया हमने, 90 किलोमीटर सेंटर था। एक बंदे को जाके प्लान दिखाते थे, वो पूछता था सामान कहाँ से मिलेगा, मैं कहता था गाजियाबाद से या पानीपत से, 90 किलोमीटर। स्माइल करता था, मैं पूछता था कोई और नहीं फंसा के तुझे। समाधान निकाला दोस्त, मैंने बाइक बेची थी, मुझे ध्यान है, बाइक बेची लेकिन प्रोडक्ट परचेज करके ले आया, बैग में लेके गया। लोग पूछते थे सामान कहाँ मिलेगा, एक ही बात बोलते तेरे भाई के पास एजेंसी है, तू ऑर्डर तो कर। न जाने कितनी सारी ऐसी चीज कही, जब तो आपके सामने स्टोरी के रूप में है। अगर आप ये सब काम कर सकते हैं तो आप हकदार हैं इस चीज के, सफलता के आप हकदार हैं। और अगर आप चाहते हैं सफल होना तो दो फोटो खींच लेना, लिख लेना। अगर आप ये कहते हैं नहीं सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं पर मेरे पास परिणाम नहीं है, इस फार्मूले पे अपने आप को चेक कर लेना, जहां दिक्कत आ रही हो वहां अपने आप को ठीक कर लेना, सफलता आपके कदम चूमेगी। लास्ट में एक लाइन बोलता हूं, उसके बाद मैं रचित सर को बुलाऊंगा। सफलता आने से पहले, सफलता दोस्त आने से पहले चीख निकाल देती है। अभी सर ने बोला था ना सफलता दर्द की कोख से जन्म लेती है। सफलता आने से पहले चीख निकाल देती है और जब आ जाती है ये दुनिया आपकी सफलता के बारे में चीख चीख कर बोला। थैंक यू सो मच। मैं बुलाना चाहूंगा मेरे बड़े भाई सक्सेना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।